Hello, learners. Welcome to the online English class, and here your teacher Amita. Today I'm going to teach you a new poem, and that is the first poem of 11th class syllabus, A Photograph by Shirley Tolson. So let's move to the main idea given in this poem. Shirley Tolson poem, A Photograph, is a tribute to her mother. ये शर्ले टॉल्सन के द्वारा अपनी माँ को दी गई एक श्रद्धांजलि है, उनको अर्पित है ये कविता. The poem describes 3 stages in the passage of time. समय के अनुसार इस कविता में 3 stages दिखाई गई हैं. In the first stage, the poem shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girl cousins. पहली स्टेज में एक फोटोग्राफ शो करती है कि किस तरह से कवि की माँ एक बीच पर अपनी 2 गर्ल कज़न्स के साथ हॉलिडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी. शी वॉज अराउंड 12 years old एट दैट टाइम. उस वक्त उनकी माँ लगभग 12 साल की थी. द सेकेंड स्टेज टेक्स अस 20 or 30 years लेटर. जो सेकेंड स्टेज यहाँ पे कविता में दिखाई गई है उसमें हमें 20 या 30 साल बाद की तस्वीर पेश की गई है. द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कज़न्स वुड ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडे. माँ तस्वीर में जिस तरह से नज़र आती हैं वो काफ़ी समय के बाद जब वो तस्वीर देखती हैं तो वो देखकर बीच हॉलीडे में वो किस तरह से ड्रेसअप हुई थी अपनी कज़न्स के साथ, उस पे हंसने लगती हैं. तो ये समय कवि याद करती हैं, शर्ले टॉल्सन याद करती हैं. इन द थर्ड स्टेज और तीसरे स्टेज वो दिखाई गई है. द पोएट रिमेंबर्स द डेड मदर विद ए हैवी हार्ट. अब उनकी माँ मर चुकी हैं और वो बहुत दुखी दिल के साथ अपनी मृतक माँ को याद करते हैं. द फोटोग्राफ रिवाइव्स द नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट. अब कवि शर्ले टॉल्सन यहाँ पे नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, अपनी माँ के समय में चले जाते हैं और उनको याद करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. So dear learners, you can see on the screen the text of the poem, A Photograph. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went pedaling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. अब साधारण से शब्दों में बात करें तो यहाँ पे कवि हमें बताती है कि इस फोटो में मुझे पता चलता है कि उस समय कैसा दृश्य था जब 2 कज़न सिस्टर्स मेरी माँ की एक एक बाजू पकड़े हुए पानी में से छप छपाती सी जा रही थी और वह तीसरी लड़की अर्थात उनकी माँ कोई 12 वर्ष की लड़की होगी और वे तीनों स्थिर खड़ी कैमरा की तरफ देखती हैं. ऑल 3 स्टूड स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. और कैमरा में तीनों लड़कियां अपने अंकल की तरफ देखती हैं. एट द अंकल विद द कैमरा. और अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और ये तीनों स्थिर खड़ी हैं, कैमरा लिए खड़े अंकल को देख रही हैं और चेहरे पर उनके बालों में से जो बिखरे हुए हैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है. अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का प्यारा सा चेहरा. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. अब यहाँ शर्ले टॉल्सन कहती हैं कि ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, अर्थात ये तस्वीर उनके पैदा होने से पहले की है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और वो समुद्र जो लगता है कि बहुत ही कम बदला है. वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके अत्यधिक ट्रांजिएंट फीट नश्वर पाँव को धो रहा था. डियर लर्नर्स, अभी मैं आपको इसको बिल्कुल हिंदी और सरल भाषा में इसका अर्थ समझा रही हूँ. उसके बाद हम इसको इंग्लिश में भी समझेंगे और इनके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी समझने का प्रयास करेंगे. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. कोई 20-30 सालों के बाद उनकी माँ उस फोटो को देखकर हंसती थी और कहती थी, See Betty and Dolly. She would say, बेटी और डोली को देखो.
एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि उन दिनों समुद्री तट पर जो हॉलीडे मनाने के लिए उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ये सी हॉलीडे उनके लिए बहुत पास्ट की बात थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, माँ के लिए सी हॉलीडे पास्ट की बात थी, जो कि फ़ोटो में देखकर वो खुश हो रही थी। और यहाँ शर्लेट ऑल्सन कहती हैं माइन इज़ हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए तो उनकी हंसी भी पास्ट की बात है। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और यहाँ पे राइटर के लिए उनके मरने के बाद उनकी हंसी पास्ट की बात है, और इस लॉस को, इस क्षति पर हम दोनों बहुत मुश्किल से सामान्य दिखाई देने का प्रयास कर रहे हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि माँ का बीता हुआ समय उनके लिए एक लॉस है, और उसको वो अपने चेहरे पर नहीं दिखा रही थी जब वो उस तस्वीर को देख रही थी। अर्थात जो उनका समय चला गया, लॉस हो गया, उसके साथ वो धीरे से कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी और ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कि उनको कोई अंदर से तकलीफ़ नहीं हो रही। इसी तरह से माँ की हंसी कवि के लिए पास्ट है और वो अब जिंदा नहीं है, तो वो भी उसके लिए एक नुकसान है। और कवि भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बहुत मुश्किल से नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश कर रही हैं। नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब उस लड़की अर्थात माँ को मरे हुए भी लगभग उतने साल हो गए जितने वर्ष वो जीवित रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इस नुकसान, इस क्षति, इस लॉस पर हम दोनों कठिनाई से सामान्य देखने की प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद कवि कहती हैं, अब माँ को मरे हुए भी उतने ही वर्ष हो गए जितने कि उनको जीवित रहते हुए हो गए थे, और इस स्थिति के बारे में कुछ कहने को उनके पास नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अर्थात इस स्थिति के बारे में उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अर्थात इस फोटो की जो खामोशी है वो उनको खामोश कर देती है। सो दिस वॉज द वेरी ईजी एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम in Hindi. So dear learners, now please note down the meanings of the difficult word. In the first line you can see there is a word cardboard. So here cardboard means very stiff prepared paper board on which the photograph was pasted. The next one is paddling. In the second line, the last word you can see, this is paddling. Okay, so paddling means walking through shallow water in bare feet. Big girl means mother is referred to as the big girl as she was the eldest among the three. तीनों लड़कियों में से सबसे बड़ी मदर हैं, तो यहाँ उनको बिग गर्ल कहा गया है। आगे देखिए, still, still means without moving or shaking. Then smile through means smiling faces could be seen through their hair which was flying over their faces. Terribly means extremely. Here you can see terribly. Okay, terribly, transient, feet. So turtle sound is used, so it is alliteration. I will explain it later. Fine. Here you can see transient, terribly. Terrible means extremely, and transient means temporary, lasting only for a short time. Fine. जो थोड़े समय के लिए रहता है. The next is some 2030. Some 2030 means years later. She would laugh at the snapshot. In this line you can see here, she would laugh at the snapshot means see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. So the sea holiday snapshot means photograph. Fine. Laugh आप जानते ही हैं, हंसी कोई मुश्किल शब्द नहीं है ये बिल्कुल भी. Okay, now the next one is dressed up means put on the clothes. Disgusted, labored, achieved after a lot of hard work done with great efforts. And ease means comfort. Now the next is circumstance. Circumstance, here you can see in this line and of this circumstance. So circumstance means situation. Silences, silences, where again here alliteration poetic device is used, but
Let us focus on the meaning of silences. Silences means make someone unable to speak. तो चुप्पी चुप करवा देती है, इसका अर्थ ये है. So my dear learners, you have seen the meanings of the difficult words which came in this poem. So dear learners, first I have explained the whole poetry in Hindi. Now for those who easily understand English, I am going to explain for them also. An old photograph of the poet's mother, which was pasted on the cardboard, makes the poet recall the old memories of her mother's childhood. The photograph is a depiction of her mother's enjoyable moment at a sea beach with her two cousins who were younger to her. They were walking in shallow water with bare feet near the beach. The mother was standing in the middle and holding hands of her two cousins who were standing on each side. The poet's mother was 12 years old then. It shows that the photograph was very old, but the poet has kept it carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood. The photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was. Now I am coming to the next lines and the explanation. The photograph shows all three girls, the poet's mother and her cousins. Two cousins stood still and smiled at the camera when their uncle clicked their photograph at the sea beach. As the weather was windy at that time, their hair was flying over their smiling faces. The expression on the faces of the poet's mother and her cousins was that of happiness and enjoyment. The mother was looking very pretty at the time, and the photograph was taken a long time ago. Everything has changed since then. The mother grew up, now she was dead, and the poet was reviving her memories. The only thing that was remained unchanged in the sea, which was washing the feet of all three girls. Here you can see there are three girls, and the water of the sea is washing the feet of the three girls. The mention of the word transient indicates that the ever-changing lives of human beings as well as the shortness of their stay on this world is contrast to the eternality of nature. The girl's life changed drastically during this period, but the sea has not changed, and the stanza beautifully explains the transient nature of human being. Now I am coming to the explanation of the next lines. Even 20-30 years later, the mother would look at the photograph and laugh nostalgically, remembering the happy moment and memories of the past. Mother would look at the photograph and comment on the dress worn by the cousins, Dolly, Betty and herself. Sea holiday was her mother's past, and her mother's laughter has become a thing of past for the poet Charlotte Tolson, as her mother was now dead. The poet still remembers how her mother would laugh at the photograph, remembering the sea holiday with a fondness as well as a sense of loss, because that time would never come back. In the same way, the poet feels nostalgic thinking about her mother and her laughter, which has becoming a thing of past. The word labeled and ease are opposite to each other but describe the same entity, loss. Now I am coming to the explanation of the next lines. The poet recalls that it is nearly 12 years since her mother died. The poet is consumed with grief and is left with no words to express the loss and pain. The poet is totally absorbed in the memories of her dead mother. The pain, silence of this situation leaves the poet speechless. The poet can feel the grief but is unable to express it through the words. The silence caused by death makes the atmosphere gloomy, where no one is able to utter words. So dear learners, let us continue with the figure of speech used in the poem. First one is allusion. An allusion is a reference or an incidental mention of something either directly or by implication. So an example of allusion in this poem is cardboard, which actually refers to the photograph. तो यहाँ पे cardboard को
एक एल्यूजन के तौर पर यूज़ किया गया जिसका वास्तविक अर्थ है फोटोग्राफ। एलिट्रेशन की तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपने देखी हैं। स्टूड स्टिल टू स्माइल, टेरिबली ट्रांजिएंट, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो तीनों में आप देख रहे हैं कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। Transfer epithet means a transfer epithet is a description that refers to the character or event but is used to describe a different situation or character. Transient feat is an example of transferred epithet. किसी और का मीनिंग जब हम किसी और पे लागू करते हैं तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो ट्रांजिएंट फीट यहाँ पे एक एग्जाम्पल ट्रांसफर एपिथेट का है क्योंकि इट रेफर्स टू ह्यूमन फीट। इंसान के फीट को यहाँ रेफर किया गया है बट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन फीट। लेकिन असल में कवि यहाँ पर लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा नहीं रहती, फॉर एवर नहीं रहती, तो उसके रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज़ को इफ़ेक्ट देने के लिए इकट्ठा यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं लेबर्ड ईज, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। लेबर्ड मीनिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड ईज का मतलब होता है कंफर्टेबली। सो बोथ वर्ड्स हैड ऑपोजिट मीनिंग्स बट हियर दे आर क्लब्ड टुगेदर, इकट्ठा रखा गया है। सो you can see the next one is personification. So my dear learners, the example is its silence silences. The situation has been given to the human quality of silence. Fine. So these are the poetic devices, figure of speech used in the poem A Photograph. Hopefully you have understood the line by line description in Hindi and English, theme of the poem, figure of speech, central idea, poetic devices, and yes, I hope that you have enjoyed a lot this poetry. At last, just I want to say, my learners, the poetess pays a tribute to her mother. It is the old photograph that moves her to silence. Keep watching, keep learning, and have a good day. Bye bye.